हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 17 नवंबर शिफ्ट 3। इट वॉज अ मैटर ऑफ डैश प्लेजर दैट द चीफ ऑफ पुलिस हिमसेल्फ केम अप टू अस एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड अस ऑन आर सक्सेसफुल एफर्ट्स। अभी यहीं तक रखते हैं। वो कह रहा है कि ये बहुत ही सम्मान की बात है, बहुत खुशी की बात है कि चीफ ऑफ पुलिस हमारे पास आए और हमको बधाई दी। किस चीज़ के लिए? एक सक्सेसफुल एफर्ट के लिए। अब वो सक्सेसफुल एफर्ट क्या है अभी हमें नहीं पता। अगर हम आगे देखते हैं, इन रिड्यूसिंग द डैश ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन आर एरिया, इससे ये पता हमको चल गया ये पढ़ते हुए कि चाइल्ड मैरिज जो एरिया में है उसकी बात हो रही है। ठीक है। इट वॉज अ मैटर ऑफ, अब ये देखो यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, प्रीपोजिशन है। प्लेजर क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। यहाँ पे प्लेजर को मॉडिफाई करने के लिए क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए एडजेक्टिव। ठीक है। ये जितने देख रहे हो, टेरिफिक, इमेंस, वास्ट, ह्यूज, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। अब क्या आएगा इसमें सोचो। इट वॉज अ मैटर ऑफ ह्यूज प्लेजर। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। ऐसा सुना है कभी? नहीं हो सकता। इट वॉज अ मैटर ऑफ वास्ट प्लेजर, विशाल। ये ह्यूज होता है बहुत विशाल, वास्ट का मतलब बहुत बड़ा, ये भी नहीं होगा। इमेंस, इट वॉज अ मैटर ऑफ इमेंस प्लेजर, हाँ ये सुना हुआ है, लग रहा है काफ़ी हद तक यही होगा। इट वॉज अ मैटर ऑफ टेरिफिक प्लेजर। टेरिफिक का मतलब होता है शानदार, ये एक शानदार खुशी की बात है, मगर इस तरीके से हम बोलते नहीं हैं। इमेंस प्लेजर, हमेशा प्लेजर के साथ इमेंस लगाते हैं जब हमें खुशी को ज़्यादा बताना होता है। ठीक है। इट वॉज अ मैटर ऑफ इमेंस प्लेजर, ये बहुत खुशी की बात थी कि चीफ ऑफ पुलिस हमारे पास आए थे और उन्होंने बधाई दी हमारे सक्सेसफुल एफर्ट के लिए। ठीक है। फिर यहां से देखो, इन रिड्यूसिंग द, इन क्या है? प्रीपोजिशन है। रिड्यूसिंग क्या है? जेरेंड है, एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। जेरेंड खुद का भी ऑब्जेक्ट ले सकता है, मैंने पहले ही बताया था, अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ है। यहां पे द लगा हुआ है, द हमेशा नाउन के लिए लगता है, इसका मतलब यहां पे एक नाउन आएगी जो कि जेरेंड की तरह, जेरेंड के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक है। इन रिड्यूसिंग द, किस सक्सेसफुल एफर्ट के लिए उन्होंने बधाई दी थी? रिड्यूसिंग द चाइल्ड मैरिजेस इन आर एरिया, चाइल्ड मैरिज को एरिया में कम करने के लिए। एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, देखो एग्रीगेट तो हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं ना, परसेंट के हिसाब से। ये तो होता नहीं है, ये यहाँ पर नहीं आ सकता। लिमिट ऑफ, चाइल्ड मैरिज को लिमिट करने के लिए, द लिमिट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, कुछ मतलब निकल रहा है इसका। लिमिट मतलब क्या हुआ? एक बाउंड्री, कोई मतलब नहीं निकल रहा। इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, हाँ ये सही लग रहा है। इन रिड्यूसिंग द कोटा, कोटा सभी समझते हैं, जैसे ट्रेन में कोटा होता है या रिजर्वेशन होता है, यहां पे वो भी मतलब नहीं निकल रहा है। इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन एरिया, उन्होंने बधाई दी थी सक्सेसफुल एफर्ट के लिए चाइल्ड मैरिजेस के नंबर को कम करने के लिए एरिया में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। वी वर ऑल्सो डैश बाई अदर डैश प्रेजेंट एट द इवेंट। अब यहां पे दो मेन वर्ड गायब हो गए हैं एक सेंटेंस से। हमें मतलब यहां से पहले समझना होगा, जो पीछे से हम पढ़ते हुए आए हैं इस मतलब की हिसाब से हमें वर्ड को चूज करना होगा। ठीक है। ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, अपने आप नहीं सोच सकते, क्योंकि दो मेन वर्ड एक ही सेंटेंस से गायब कर दिए गए हैं। वी वर ऑल्सो एप्रिशिएटेड, हाँ हो सकता है, एप्रिशिएटेड मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा की गई हमारी। वर ऑल्सो एप्रिशिएटेड पैसिव फॉर्म में है, ये देखो, क्योंकि वी हम के ऊपर एक्शन आ रहा है। वी वर ऑल्सो अंडरस्टूड बाई अदर्स, ये कोई मतलब नहीं है यहां पर। वी वर ऑल्सो वैल्यूड, मतलब हमें और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ये भी मतलब नहीं। वी वर ऑल्सो रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्ट किया गया। चलो देखते हैं, अभी इसमें और इसमें कंफ्यूजन है। बाई अदर, अभी हम देखो यहां पे कंफ्यूजन है, इसको हम लोग ने होल्ड में रखा हुआ है।
पहले फोर्थ वाला देखते हैं। वी वर ऑल्सो, मान लो एप्रिशिएटेड या रेस्पेक्टेड बाई अदर। फोर्थ है प्रेजेंट एट द इवेंट, जो प्रेजेंट थे, या तो उन्होंने अप्रिशिएट किया या तो रेस्पेक्ट किया है। कॉमनर्स, कॉमनर्स के द्वारा किया गया। कॉमनर्स मतलब समझ रहे हो क्या? कॉमन पीपल। अब एक चीज़ बताओ, वहाँ पे चीफ ऑफ पुलिस है तो उनके साथ जो लोग आए होंगे वो बड़े लोग होंगे, कॉमन लोगों की तो बात नहीं कर रहा है। और इतना ज़्यादा वो इम्फेसिस नहीं डालेगा। पैसिव वाइज इम्फेसिस डालने की होता है। अगर कोई आम व्यक्ति आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर भी दे तो कौन सी बड़ी बात है, मगर यही गृह मंत्री कर दें कि वाह भाई क्या काम कर दिया तुमने, तो बहुत बड़ी पूरे विश्व में, पूरे भारत में क्या कहते हैं, न्यूज़ बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कॉमनर्स तो आ नहीं सकता, हटा दो। नोटेबल्स, नोटेबल्स क्या होते हैं? जो लोग थोड़ा सा प्रसिद्ध हो जाते हैं, मतलब सेलिब्रिटीज़ जैसे हो गए, क्रिकेटर्स हो गए। एक बात बताओ, यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर आएंगे? लग रहा है दिमाग आ सकते हैं, मगर यहाँ पे मीनिंग नहीं निकल रहा है। जहाँ पे चीफ ऑफ पुलिस है वहाँ पे उसी के रैंक के और भी लोग हो सकते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज से लोग हो सकते हैं, या फिर गृह मंत्रालय से लोग हो सकते हैं, है ना, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो सकते हैं। तो ऐसे लोग हो सकते हैं। तो अभी इसको होल्ड में रखते हैं। डिग्निटरीज, कुछ याद आया जब क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन में अवार्ड दिए जाते हैं, कोई भी खेल रत्न दिया जा रहा है या कुछ भी दिया जा रहा है, वहाँ पे डिग्निटरीज का बार बार वर्ड का यूज़ होता है ना, कि हम वेलकम करते हैं डिग्निटरीज का। डिग्निटरीज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में सम्मानीय लोगों को बोला जाता है। जैसे दूसरे कंट्री के कोई लोग हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट आ रही है तो बोलते हैं डिग्निटरीज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या होगा? डिग्निटरीज होगा। ह्यूमन तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, वी वर ऑल्सो एप्रिशिएटेड और रेस्पेक्टेड बाई अदर डिग्निटरीज प्रेजेंटेड एट द इवेंट। डिग्निटरीज जो तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे तुम्हारे काम के लिए, कर सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है? एप्रिशिएटेड, है ना। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है? एप्रिशिएट किया, प्रशंसा की कि आपने भैया अपने एरिया में चाइल्ड मैरिज को कम कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एप्रिशिएटेड। थर्ड वाले में वी वर ऑल्सो एप्रिशिएटेड बाई अदर डिग्निटरीज प्रेजेंट, जो प्रेजेंट थे एट द इवेंट में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? डिग्निटरीज। आर डियर लीडर, हमारे प्यारे लीडर, जो उनके लीडर थे, जो वो उस कार्यक्रम को चला रहे थे, जिन्होंने एफर्ट, पूरी टीम उनकी जो एफर्ट कर रही थी चाइल्ड मैरिजेस को कम करने के लिए। द फाउंडर ऑफ एन एनजीओ, एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, मगर समझाने के लिए नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आर डियर लीडर, द फाउंडर ऑफ आर एनजीओ, मिस्टर कुमार, जो उनके लीडर कौन थे? मिस्टर कुमार थे, जो कि फाउंडर थे एनजीओ के। वॉज डैश बाय द मेयर, जो मेयर था सिटी का, विद अ बुकेट। बुकेट मतलब जो फूलों का गुलदस्ता होता है। क्या किया होगा? अब पहला ही ऑप्शन डाल के देखो। मिस्टर कुमार वॉज गिवन बाई, ये नहीं हो सकता। मिस्टर कुमार वॉज रिकमेंडेड, अब ऐसे भी देखो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म चाहिए, ठीक है। गिवन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस चल रहा है ना, वॉज, फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट का पैसिव वॉइस चल रहा है, सिंपल पास्ट का। गिवन नहीं होगा। रिकमेंडेड, रिकमेंडेड मतलब क्या होता है? सिफारिश करना। यहाँ पे सिफारिश तो वाला मतलब आ नहीं रहा है। मिस्टर कुमार वॉज सिफारिश रिकमेंडेड बाय द मेयर, नहीं। कमेंडेड और फेलिसिएटेड, मिस्टर कुमार वॉज फेलिसिएटेड, फेलिसिएटेड का मतलब होता है सम्मानित किया जाना, सम्मानित किया जाना, ठीक है। और कमेंडेड का मतलब होता है प्रशंसा की गई। जैसे नहीं बोलते हैं, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, तुमने गजब का काम किया है, सराहनीय काम किया है ना। यहाँ पे ये मतलब तो आ नहीं रहा है, इसको हटाओ। क्या मतलब आ रहा है? मिस्टर कुमार सम्मानित किए गए, किसके द्वारा? मेयर के द्वारा, है ना। यहाँ पे ये मतलब निकल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? मिस्टर कुमार वॉज फैसिलिटेटेड बाय द मेयर विद अ बुकेट। ये बहुत इजी था ना। लास्ट वाला जो लोग सही में तैयारी कर रहे हैं ना, समझ में आएगा उनको लास्ट वाला क्या है, उनका समझ में आएगा लेवल कि हाँ तैयारी है। ये क्या दो ऑप्शन कैसे हैं? इसको हटा दो, ये गलती से मुझे लगता आ गया, इसको हटा दो, ये वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लोज टेस्ट।
द कोडेड बॉक्स प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी चैप्टर। कोडेड बॉक्स का मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, अब आगे पढ़ो। डैश क्विक रिस्पॉन्स कोड। अच्छा, यहाँ पे एक QR कोड भी दिख रहा है, ये भी QR कोड दिख रहा है, इसका मतलब QR कोड की बात हो रही है। ठीक, कह रहा है कि जो तो कोडेड बॉक्स है वो हर चैप्टर के पहले पन्ने में होता है। ठीक, ये समझ में आई बात। अब ऑप्शन देखो, विल कॉल्ड, इज कॉल्ड, कॉल्ड, वॉज कॉल्ड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये तो एक डेफिनेशन की तरह नहीं हो गया, इज कॉल्ड, इज नोन एज। समझ में आई बात। तो कह रहा है जो द कोडेड बॉक्स प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी चैप्टर, जो कोडेड बॉक्स होता है हर चैप्टर के पहले पन्ने पर, उसको हम कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो क्या कैसे लगाएंगे? इज कॉल्ड, ये तो सिंपल है, विल कॉल्ड तो कोई मतलब नहीं, कॉल्ड पास्ट में हो नहीं सकता, वॉज कॉल्ड हो नहीं सकता। और एक चीज़ और, ये एक फैक्ट है, यहाँ पर जनरल बात बता रहा है वो, कि जो कोडेड बॉक्स है हर चैप्टर के पहले पन्ने में, उसको हम क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस लगेगा, बस ये बात जरूर है, ये पैसिव वाला फॉर्म है, इज कॉल्ड क्विक रिस्पॉन्स कोड। द फर्स्ट QR कोड इज टू डैश द कंप्लीट ई टेक्स्ट बुक। कह रहा है जो पहला QR कोड है डैश कंप्लीट ई टेक्स्ट बुक। अब एक बात बताओ, जब तुम कभी ऐप खोलते हो और फिर मान लो वहाँ पे QR कोड होता है या फिर पेमेंट करनी पड़ती है, कोई भी चीज़, कोई भी ऐप हो, तो वो फिर आपको परमिशन देता है कि आप उसके ऐप के जितने भी उसके अंदर वीडियोस हैं या फिर टाइटल्स हैं या फिर नोट्स हैं, उसको आप ले सकते हो। ठीक है, क्या देता है वो आपको? पैसे दे के क्या देता है ऐप आपको? परमिशन देता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यही फंडा यहाँ पे लगाओ, द फर्स्ट QR कोड इज टू एसेस, ड्रॉ, राइट या रिमेंबर। बहुत ईजी है। रिमेंबर याद रखने के लिए नहीं, लिखने के लिए नहीं, ड्रॉ करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? इज टू एसेस, परमिशन देता है। द फर्स्ट QR कोड इज टू एसेस द कंप्लीट ई टेक्स्ट बुक। वो आपको परमिशन देता है कि आप पूरी कंप्लीट ई टेक्स्ट बुक को देख सकें या पढ़ सकें। समझ में आ गई बात? तो यहां पे क्या होगा? इज टू एसेस द, अब आर्टिकल आ गया है, इसका मतलब आगे नाउन होगा। ये देखो नाउन, ये QR कोड क्या है? नाउन ही है। द QR कोड डैश लगा देते हैं, यहाँ पे शायद एडजेक्टिव आएगा। हाँ, एडजेक्टिव ही आएगा नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। विल हेल्प यू एसेस द रेलेवेंट ई रिसोर्सेज लिंक टू ईच अदर। क्या कह रहा है कि जो QR कोड है वो आपको और एसेस देगा, किसके? रेलेवेंट ई सोर्सेस, और भी लिंक के ई जो रिसोर्सेस होंगे उनके आपको एसेस देगा, परमिशन देगा, जो कि लिंक्ड है एक दूसरे से। अब आप ऐप के अंदर घुसे तो आपको एक चाबी उसने दे दी, अब और अंदर जाने के लिए आपको और 2-3 चाबी चाहिए। ठीक है, तो और QR चाहिए होंगे, QR कोड चाहिए होंगे। तो अब बताओ क्या लगेगा? द शोन QR कोड विल हेल्प यू, जो उसमें शो किए गए होंगे। अभी तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। द फॉर्मर, पहले वाला QR कोड, द फॉर्मर QR कोड्स लिखा होगा, ये भी देखो। अगर QR कोड होता तो एक बार हम सोच लेते, हाँ पहले वाला फॉर्मर, यहां तो कोड्स लिखा हुआ है, तो कौन था? यहां तो एक ही दिया था, पहला फर्स्ट QR कोड तो यही था, एक ही था। यहां पे कोड्स हो गया, इसका मतलब फॉर्मर नहीं आएगा। इररेलेवेंट, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, खराब, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वही तो परमिशन दे रहा है, तो इररेलेवेंट कैसे हो गया? ये भी नहीं आएगा। सब्सिक्वेंट या शोन, अब बताओ क्या आएगा? सब्सिक्वेंट का मतलब मैं बता दूं, ये होता है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है बाद में या अगला। शोन का मतलब होता है दिखाया गया, वर्ब होती है। अब बता दो क्या आएगा? ये वर्ब थी, ये एडजेक्टिव था, मतलब ना भी पता होता तब भी क्या लगता? द सब्सिक्वेंट QR कोड्स विल हेल्प यू एसेस द रेलेवेंट ई सोर्स लिंक टू ईच अदर। बात समझ में आई यहां तक? दिस विल
हेल्प यू, अब सोच रहे होंगे सब लोग बहुत ईजी है ना, जो थर्ड वाला आ रहा है ना, देखते हैं उसमें कितने सही होते हैं और बताना कमेंट में कि कितने सही हो रहे हैं तुम लोग के। पॉज किया करो, एक बार ट्राई किया करो अपनी तरफ से। दिस विल हेल्प यू, क्या हेल्प करेगा? जो हमें यहाँ पे ई रिसोर्सेज का लिंक मिल गया है QR कोड से। दिस विल हेल्प यू डैश योर लर्निंग इन अ मैनर, वो तुम्हारी हेल्प करेगा लर्निंग, क्या सीखने में, किस मैनर के साथ? अब बता दो तुम, अपने आप से ही सोचो। दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू निगेट लर्निंग, निगेट मतलब नकारना, वर्ब है। अब यहाँ पे देखो, दिस विल हेल्प यू, अब यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब आएगी, इन्फिनेटिव क्योंकि हेल्प लगा हुआ है, हेल्प और मेक के साथ होता है ऐसा, कभी और बात करेंगे थोड़ा सा। बेयर इन्फिनेटिव वर्ब होगी, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब समझ रहे हो? जैसे हमने इन्फिनेटिव फ्रेज पढ़ा है 2 + V1, अगर 2 को हटा दें तो वो सिर्फ वर्ब आती है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। दिस विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा निगेट करने में, नकारने में लर्निंग को नहीं, डिग्रेड करने में, डिग्रेड करोगे, जो सीखना है उसको डिग्रेड कर दोगे, कम कर दोगे नहीं। इनहैंस, बढ़ाने में, या फिर एनर्जाइज, एनर्जाइज मतलब जोश भरना, ताकत, काफ़ी ऊर्जा से हो जाना, एनर्जाइज हो गया आदमी, तो क्या होगा? इनहैंस करेगा कि एनर्जाइज होगा? इनहैंस होगी लर्निंग, है ना। दिस विल हेल्प यू इनहैंस योर लर्निंग, तुम्हारे सीखने में या तुम्हारी लर्निंग में मदद करेगा, बढ़ाएगा। इन अ मैनर, कैसा मैनर? अब यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, इन आ गया, देखो इन का ये क्या आ गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया, इसी नाउन के लिए यहाँ पे ए लगा हुआ है। अब बताओ क्या होगा? ए लगा हुआ है तो वॉवेल साउंड वाले एडजेक्टिव नहीं आ सकते, पिछली क्लास में बताया था पूरा कॉन्सेप्ट, ना हो तो उसको देख लेना। इंजॉयमेंट हट गया, ई वॉवेल साउंड आई, हटाओ। अ जॉय मैनर, या फिर अ जॉयफुल मैनर, या फिर डिजास्टर्स तो हो नहीं सकता। अब ये बताओ जॉय आएगा कि जॉयफुल आएगा? जॉय होता है नाउन और जॉयफुल होता है एडजेक्टिव। अब बता दो, जॉय का मतलब खुशी, जॉयफुल मतलब खुशी देने वाला। अब बताओ जॉयफुल मैनर या जॉय? जॉयफुल होएगा ना, इसीलिए कहा था ध्यान रखना कि एडजेक्टिव एडवर्ब कहाँ लगते हैं। इस तरीके से आपकी उसने एडजेक्टिव की नॉलेज चेक कर ली है, ठीक है। आज कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ग्रामर जो नहीं है आने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, इसलिए काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मैं। फिर से जो लोग नए देख रहे हैं, मेरी सेकंड वीडियो जो है उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से फ्रेजेस और क्लॉजेस को बताया हुआ है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लोज टेस्ट और पूरी इंग्लिश के लिए जो SSC में पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए अब तीसरे वाले क्लोज टेस्ट में, और इसमें कोई 5 आउट ऑफ 5 करके दिखा दिया तो मैं मान जाऊँगा भाई तैयारी है तुम्हारी, ठीक है। स्टार्ट करें। इंडिया डैश अ रिच कल्चरल हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब क्या होता है? जो संस्कृति हमें विरासत में मिली हुई है। कल्चरल रिच, काफ़ी रिच है, वो कल्चरल भी है, ठीक है, वो संस्कृति जो हमको मिली है। इंडिया वॉज अ रिच कल्चरल हेरिटेज, क्या इंडिया था? हैड पहले था, अब नहीं है। डिड, सारे पास्ट वाले तो हट गए। हैज़, इंडिया हैज़ अ रिच कल्चर हेरिटेज, ये तो बहुत आसान था, सबने पकड़ लिया होगा, ठीक है। 5 आउट ऑफ 5 करके दिखाइए तब जानू। वी आर इनहेरिटर्स ऑफ सेवरल ग्रैंड डैश इन द फील्ड्स ऑफ म्यूजिक, फाइन आर्ट, डांस, ड्रामा एक्सेट्रा। दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। वी आर इनहेरिटर्स ऑफ सेवरल ग्रैंड डैश इन द फील्ड्स ऑफ म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, डांस, ड्रामा एक्सेट्रा। इनहेरिटर्स का मतलब जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं, जैसे कोई भी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कल्चरल है, उसके हम स्वामी हैं, हम उसके मालिक हैं। वी आर इनहेरिटर्स ऑफ सेवरल ग्रैंड, बहुत से भव्य, इन द फील्ड्स ऑफ म्यूजिक, फाइन आर्ट, डांस, ड्रामा एक्सेट्रा। अब बताओ क्या होगा? इंटरेस्ट, ग्रैंड इंटरेस्ट इन द फील्ड, क्या चीज़ है हमारे पास? सेवरल, हटाओ इसको। मेमोरीज, यादें, नहीं। ट्रेजर्स या फिर वैल्यूज़,
ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, और वैल्यूज़ का मतलब होता है हमारे सिद्धांत, मॉरल्स या फिर नैतिकता, ठीक है, ये मतलब होता है। क्या हो सकता है? वी आर इनहेरिटर्स, हम मालिक हैं, ऑफ सेवरल ग्रैंड, बहुत से भव्य वैल्यूज़ या फिर ट्रेजर्स इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, फाइन आर्ट, डांस, ड्रामा। वो क्या छोड़ के गए हमारे पूर्वज हमारे लिए? यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा ट्रेजर्स। ट्रेजर्स है ऑफ सेवरल ग्रैंड ट्रेजर्स, जो खजाने वो छोड़ के गए। किस फील्ड में? म्यूज़िक। कितने घराने हैं, कौन कौन से, देखो हमारे यहाँ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो सब खजाने ही तो हैं हमारे। फाइन आर्ट्स, आर्ट्स में बहुत अच्छी अच्छी मंदिर मिल जाएंगे, वहाँ पे जो दीवारों में नक्काशी हुई है उनके बारे में बात हो रही है। कितने सारे डांस हैं, चाहे भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, है ना, ड्रामा भी बहुत से हैं। तो वो कह रहा है ये सब खजाने हैं हमारे लिए। तो वी आर इनहेरिटर्स ऑफ सेवरल ग्रैंड ट्रेजर्स इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? आर स्क्रिप्चर्स आर द स्टोर हाउसेस। स्क्रिप्चर्स क्या हो गया? जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, हमारी रामायण हो गई, महाभारत हो गए, तो उनकी बात हो रही है, पुराने जो ग्रंथ हैं। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो स्टोर हाउसेस हैं ऑफ किसके? अब स्टोर हाउसेस के बारे में बता रहा है, ये जो ऑफ से स्टार्ट होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी, ये किस तरीके से काम करेगी? एडजेक्टिवल फ्रेज की बात करेगी। ऑफ विजडम, विजडम का मतलब ज्ञान, यहाँ पे क्या है? नाउन है। यहाँ पे क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि ऑफ की प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट विजडम है। अब बताओ क्या होगा? आर स्क्रिप्चर आर द स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज विजडम, एथनिक विजडम, प्रोफिशिएंसी विजडम, स्पिरिचुअल विजडम। क्या होगा? प्रोफिशिएंसी मतलब होता है कि किसी काम में आप कुशल है, तो ये तो मीनिंग आ नहीं रहा है, हटा दो। एथनिक का मतलब होता है एथनिसिटी, मतलब जैसे जातीय प्रॉब्लम होती है ना, लोग एथनिक बटे होते हैं, तो इस तरीके की एथनिसिटी, तो ये भी नहीं आ रहा है। ऑफ नॉलेज विजडम, नॉलेज और विजडम तो एक ही चीज़ हो गई, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। स्पिरिचुअल, जब स्क्रिप्चर्स की बात आई तो पहला दिमाग में स्पिरिचुअली आना चाहिए था, जो ईश्वर से रिलेटेड है ना, आध्यात्म से रिलेटेड है, मैटेरियलिस्टिक साइंस से नहीं है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आएगा? स्पिरिचुअल विजडम। आर सेंट्स, हमारे यहाँ जो संत हैं, एस्पायर्ड टू द डैश। अब मैं ये देखता हूँ ये फोर्थ वाला कौन करता है? एस्पायर टू द डैश ऑफ द इन्फिनाइट। बहुत ही बढ़िया लाइन, और एक वर्ड में ऐसी चीज छुपी है जो कि पूरा मतलब बदल देगी अगर आपने ध्यान दिया तो, अगर आप वो समझ पाए तो। अब मैं देखना चाहता हूं वो है क्या, बताओ। आर सेंट एस्पायर टू द डैश ऑफ द इन्फिनाइट, एक्टिविटी, रियलाइजेशन, डायमेंशन, एशियंट। अगर पहले नहीं किया होगा कभी ये क्वेश्चन, तुक्का मत मारना, रीजनिंग के साथ करना। सीधी बात है कि एक्टिविटी नहीं होगा यहाँ पे, एशियंट भी नहीं होगा क्योंकि स्पिरिचुअलिटी चल रही है, ये सबके दिमाग में आ गया होगा। दो ऑप्शन खत्म। रियलाइजेशन और डायमेंशन, याद रखना कि डायमेंशन हमारे यहाँ है स्क्रिप्चर्स में, ठीक है, काफ़ी डायरेक्शंस की बात की गई है, अलग अलग डायमेंशन की बात की गई है, जैसे विष्णु लोक और ब्रह्म लोक, है ना। यहाँ रियलाइजेशन आएगा कि डायमेंशंस आएगा, इतना बता दो। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करूँ बताना। इनफिनाइट का मतलब पता है यहाँ पे क्या है? अनंत। हमारे यहाँ कौन अनंत है, किसको बोलते हैं? आदि अनंत, ईश्वर को बोलते हैं ना, भगवान शिव को। इनफिनाइट कह रहे हैं जो हमारे सेंट्स हैं उनकी इच्छा है कि वो रियलाइजेशन करें, आत्मज्ञान करें, किसका? अनंत का, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? रियलाइजेशन, डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है। we have dash great spiritual values contrasted with which materialistic progress of the west appears significant। इसको कर लो, फिर एक ग्रामर का रूल है उसको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक कमेंट में एक लड़के ने पूछा था, तो शायद मैंने उस दिन उसको नहीं बताया था सही से, तो उसका भी डाउट क्लियर होगा, आप लोगों का भी क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या होगा? कल्चरल होगा, इनहेरिटेड होगा, ट्रेडिशन होगा, न्यूमरस होगा। मीनिंग बता दे रहा हूँ। कल्चर मतलब सांस्कृतिक,
इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिले हुए, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, न्यूमरस मतलब बहुत सारे। ये एडजेक्टिव होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, ट्रेडिशन नाउन होता है, न्यूमरस एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब क्या आएगा बताओ। वैल्यूज़ यहाँ पर नाउन है, मूल्य हमारे सिद्धांत, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो मतलब ईश्वर से जुड़े हुए सिद्धांत हैं। ग्रेट ये भी एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। अब देख लो, एडवर्ब कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है तो एडजेक्टिव ही आएगा, तो ये नाउन हट गया। ठीक, अब बचा कल्चरल, इनहेरिटेड एंड न्यूमरस। वी हैव न्यूमरस ग्रेट स्पिरिचुअल वैल्यूज कंट्रास्टेड विद विच मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट अपीयर्स इनसिग्निफिकेंट। कह रहे हैं कि जो हमारे पास ग्रेट स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं वो वेस्ट के जो मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस है उनको कंट्रास्ट, उनसे एकदम उलट है, और उनकी जो अचीवमेंट है, चाहे वो जो भी मेटेरियलिस्टिक जैसी दुनिया है, लोगों को पता है कैसा वेस्ट है, वो बहुत छोटा दिखता है, इनसिग्निफिकेंट है, कोई मतलब हमारे कंपेयर में नहीं है। जो हमारे हेरिटेज हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे संत हैं, या फिर हमारे यहाँ जो किताबें लिखी गई, वो कोई कंपेयर नहीं है मॉरल वैल्यूज़ में, ये कहना चाह रहा है। अब बता दो, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा न्यूमरस भी आ सकता है, कल्चरल भी आ सकता है, इनहेरिटेड भी आ सकता है। अभी तक देखो क्या क्या बात हुई, इनहेरिटर्स है ना, यहाँ पे देखो यहीं पे होगा, और कल्चरल हेरिटेज, तो कल्चरल नहीं होगा। वी हैव कल्चरल ग्रेट नहीं, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक नहीं, विरासत में मिला हुआ। वी हैव इनहेरिटेड ग्रेट स्पिरिचुअल, तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव इनहेरिटेड ग्रेट स्पिरिचुअल वैल्यूज कंट्रास्टेड विद विच, पूरा सेंटेंस। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देख लेते हैं, किसी ने ईच एंड एवरी के ऊपर डाउट पूछा था और उसने कहा था कि सर इसको क्लियर करिए, क्योंकि वो समझ में नहीं आया। मुझे याद है कि पैसेज में कहीं एवरी हाउस होल्ड यूज हुआ था, तो ठीक है, तो सबके ही डाउट क्लियर कर देते हैं अगर वहाँ पे कन्फ्यूज़न हुआ तो। ईच का मतलब होता है एक एक करके, सभी अलग अलग। एक ग्रुप है जहाँ 4 लोग खड़े हैं, सभी अलग अलग एक एक करके। एवरी का यूज होता है सभी एक ग्रुप के रूप में। अगर मैं सबको बात कर लूँ, एवरी सबकी बात हो गई, ठीक है। अगर मैं एक एक करके सबको संबोधित करूँ, सबको बोलूँ, तो वो क्या होगा, ईच। इतना समझ में आया। दोनों सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, इनके बाद सिंगुलर नाउन लगता है, जैसे ईच एवरी सिंगुलर नाउन, फिर इनके बाद सिंगुलर वर्ब भी लगता है। ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर नाउन लगता है और सिंगुलर वर्ब भी लगता है। एग्जाम्पल देखो, ईच बर्ड सिंग्स इन द मॉर्निंग, हर चिड़िया मॉर्निंग में गा रही है। अब देखो, मान लो ये पेड़ है, पेड़ की डाल है, यहाँ पे 1 चिड़िया, 2 चिड़िया, 3 चिड़िया, 4 चिड़िया, 5 चिड़िया। अब तुम्हारा सेंस कैसा है कि तुम एक एक की बात कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हो, मगर एक एक को देख रहे हो, पीली हरी नीली जितनी चिड़िया हैं सबको बोल रहे हो तुम। ईच बर्ड सिंग्स, उनमें से एक एक जो हैं वो गा रही हैं सुबह, ठीक। एवरी बर्ड सिंग्स, अब देखो एवरी के साथ भी, ईच के साथ भी वर्ब क्या आ रही है, सिंगुलर आ रही है। एवरी बर्ड सिंग्स ब्यूटीफुली, हर चिड़िया बहुत सुंदर गा रही थी। ये जनरल बात हो गई पूरे ग्रुप की, ठीक है। जब आपने एज अ ग्रुप ले लिया पूरा, यहां पर तुम बात कर रहे थे मगर एक एक करके बात कर रहे थे, ठीक है। एक ही साथ लिया तुमने, सेंटेंस एक ही साथ लिया, मगर एक सेंस आया एक एक करके, तुमने सबके ऊपर ध्यान दिया। तुम बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे उनसे, तुमने सबके ऊपर ध्यान दिया, एक एक नज़र मार दी। जब एवरी की बात आई तो तुमने पूरा ग्रुप ले लिया, अपने घर में आके बताया एवरी बर्ड सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है। ईच का एक सेंटेंस है जो बार बार एसएससी यूज करता है, ईच ऑफ द। याद रखना, इसके बाद प्लूरल नाउन आती है और ईच लगा होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी, स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, उसमें से हर एक स्टूडेंट रेडी है। समझ में आ रही बात। एवरी ऑफ द के साथ ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता, एवरी ऑफ के साथ ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता। ईच को हम प्रोनाउन जैसे
यूज़ कर सकते हैं, एवरी को कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। देखो कैसे, आई आस्क्ड देम क्वेश्चंस, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे थे, एंड ईच आंसर डिफरेंटली, और उनमें से एक एक ने आंसर डिफरेंटली दिए, अलग अलग दिए। समझ में आया ईच का? अब यहाँ पे एवरी आंसर डिफरेंटली नहीं होता, पूरे ग्रुप नहीं, तुमने सेंस देखो, उनमें से एक एक व्यक्ति ने, एक एक स्टूडेंट ने आंसर अलग दिए, ऐसे में यूज होता है ईच। अब एवरी सर प्रोनाउन यूज नहीं हो सकता, तो कैसे यूज करें? एवरी वन लगा दो। एवरी को अगर एज अ प्रोनाउन यूज करना है तो वो एवरी वन में चेंज हो जाता है। जैसे एवरी वन वॉज टायर्ड, हर कोई थका हुआ था। ठीक है, तो यही रूल था आज का ईच एंड एवरी के ऊपर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शन में ये बताओ कितने सही हुए, इस थर्ड क्लोज टेस्ट से कितने सही हुए, कहाँ प्रॉब्लम हुई। मैंने पिछली वाले लेक्चर में पूछा था आपसे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है, तो काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि सर वोकैब में प्रॉब्लम होती है, किसी ने बोला सर हिंदी मीनिंग में प्रॉब्लम होती है, किसी ने पूछा सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन देखो, पहली बात तो ये है कि वोकैब याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कर ही रहे होगे आप लोग, मगर साथ ही साथ एक 4th 5th की खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नेट में मिल जाएगी। NCERT में जाके 4th 5th की इंग्लिश की किताब पढ़ना स्टार्ट कर दो, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, और उसको आराम आराम से पढ़ो, जहाँ भी शब्द नहीं आता उसको देखो। अभी मत करो, पेपर है पास में, रीजनिंग लगानी होगी, GK पढ़ना होगा, मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा इस समय। इसके बाद जब टाइम मिले, इसके बाद भी तो मौके आ रहे हैं ना, उनको भी तो भुनाना है। अगर इस भगवान ना करे ऐसा ना हो कि आपका ना हो सिलेक्शन, मगर अगर हो जाए ऐसा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। NCERT की किताबों को जिसने पढ़ा है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है। उसका रीज़न है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से हर चीज़ सजाई हुई है। 4th 5th से स्टार्ट करो, 5th 6th से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उनकी इंग्लिश पढ़ते रहो। वहाँ की ग्रामर की कोई किताब नहीं होती, लिटरेचर ही की होती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं आप पढ़ पढ़ के सीखो, तो पढ़ पढ़ के सीखो। ठीक है, और फिर कभी अगर मौका मिला, ये सेशन ख़त्म हो जाए वाला सीरीज़, तो वो कैब का भी दल लेके आएंगे, एकदम ऐसा आइडिया लेके आऊँगा कि याद होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।